आजकल आप लोग नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में अक्सर सुनते रहते हैं। ये चर्चा क्यों हो रही है अभी? क्योंकि हाल ही में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राज्यों से पवन ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करते हुए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्धता को सुगम बनाने पर जोर दिया है। और वर्तमान में पवन ऊर्जा क्षमता 47.95 गीगावाट है और सरकार का लक्ष्य इसे दोगुना करके 100 गीगावाट करना तथा भूमि तक पहुंच बढ़ाकर वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें हमारे देश की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देख लेते हैं, जान लेते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा आखिर क्या है। इस पर भी हम लोग बात करेंगे। नवीकरणीय ऊर्जा में भारत की क्षमता क्या है, उसे भी हम लोग देखेंगे। भारत में पवन ऊर्जा सहित नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार में क्या चुनौतियां बनी हुई, इन चुनौतियों को भी हम लोग देखेंगे। और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत की तरफ से क्या पहल की जा रही है, इन्हें भी आप लोगों को याद रखना है। और देखिए, स्टेट पीसीएस और सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं ना, तो इस तरह के टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यही आप लोगों को जो बता रहा हूं ना, यही आपको आंसर राइटिंग में लिख भी देना है। समझ रहे हैं आप लोग? तो इसलिए जरूर आप लोग देखा करिएगा। नवीकरणीय ऊर्जा क्या है? तो नवीकरणीय ऊर्जा प्राकृतिक पुनः पूर्ति योग्य स्रोतों जैसे सौर हो गया, सौर, पवन, जल विद्युत, बायोमास, भूतापीय और ज्वार से प्राप्त होता है। क्या? नवीकरणीय ऊर्जा। ये स्रोत सतत और पर्यावरण के अनुकूल है और जिससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होती है। अगर हम लोग इसके प्रकार की बात करें तो सौर ऊर्जा सौर पैनलों तथा सौर तापीय प्रणालियों का उपयोग करके सूर्य के विकिरण से प्राप्त की जाती है। पवन ऊर्जा पवन टरबाइनों द्वारा पवन की गतिज ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करके उत्पन्न की जाती है। जल विद्युत प्रवाहित जल, नदियों, बांधों, झरनों की ऊर्जा का उपयोग करके उत्पादित की जाती है। बायोमास ऊर्जा हीटिंग विद्युत और जैव ईंधन के लिए पौधों के अवशेषों और पशु अवशिष्ट जैसे कार्बनिक पदार्थों से निर्मित होती है। भूतापीय ऊर्जा विद्युत उत्पादन और प्रत्यक्ष तापन के लिए पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा गर्म पानी भाप से प्राप्त होता है। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा विद्युत उत्पन्न करने के लिए समुद्री जल की गति, गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव या सतही तरंगों का उपयोग करती है। तो ये भी आप लोग देखेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी आप लोग देख रहे हैं। ये सोलर पावर की हो गई, हाइड्रो की हो गई, ये विंड पावर की हो गई, ये वायु पावर, स्मॉल हाइड्रो पावर। नवीकरणीय नवीकरणीय ऊर्जा में भारत की क्षमता क्या है? तो सौर ऊर्जा राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के अनुसार वर्ष में 300 से अधिक ग्रीष्म ऋतु में ऊर्जा की क्षमता 748 गीगावाट है तथा सौर पीवी मॉड्यूल बंजर भूमि के 3% हिस्से को कवर करते हैं। राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु जैसे राज्य और सौर ऊर्जा विकास में अग्रणी हैं, जहां विशाल सौर पार्क राष्ट्रीय ग्रिड में योगदान दे रहे हैं। अगर हम बात करें पवन ऊर्जा की, तो भारत की पवन ऊर्जा क्षमता 300 गीगावाट से अधिक है, जो मुख्य रूप से तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में केंद्रित है। गुजरात और तमिलनाडु जैसे राष्ट्रीय तटीय क्षेत्रों में अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाएं क्षमता में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि कर सकती हैं। जल विद्युत की बात होती है। भारत में अनुमानतः 148 गीगावाट से अधिक जल विद्युत क्षमता है और जिसमें से 46 गीगावाट का अभी तक दोहन नहीं हुआ है। लघु जल विद्युत संयंत्र विशेष रूप से हिमालयी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में 20 गीगावाट की क्षमता प्रदान करती है। भूतापीय ऊर्जा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और झारखंड भारत के उल्लेखनीय राज्य हैं, जहां 10 गीगावाट भूतापीय ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है। पूगा घाटी लद्दाख में परियोजनाएं भूतापीय ऊर्जा की अप्रयुक्त क्षमता को उजागर करती है। महासागरीय ऊर्जा समुद्र जल में ज्वार लहर और महासागरीय तापीय ऊर्जा संगीत होती है और इनमें से भारत में 40 गीगावाट तरंग ऊर्जा का दोहन संभव है। कच्छ की खाड़ी, सुंदरबन जैसे तटीय क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा की संभावनाएं प्रदान करते हैं। अब बात आती है भारत में ऊर्जा, पवन ऊर्जा सहित नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार में क्या चुनौतियां हैं, क्या समस्या है, इन्हें भी याद रखिएगा। भूमि की कमी और उपयोग संबंधी संघर्ष नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र विशेष रूप से पवन ऊर्जा क्षेत्र को मुख्यतः सघन आबादी वाले या फिर पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में भूमि और आदर्श पवन पवन ऊर्जा स्थलों तक पहुंचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। किसान और स्थानीय समुदाय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि पुनः आवंटित करने के प्रति प्रतिरोधी है।
गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे राज्यों में उपयुक्त भूमियों का समेकन करना विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण है, जहां भूमि पर्याप्त विभिन्न मालिकों के बीच विभाजित होती है। वित्त पोषण और निवेश संबंधी मुद्दे। पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए पर्याप्त अग्रिम पूंजी की आवश्यकता होती है। लाभ में अनिश्चितता और लंबी पुनर्भुगतान अवधि निजी निवेशकों को हतोत्साहित करती है। ग्रिड एकीकरण और कटौती। पवन ऊर्जा की अस्थायी प्रकृति और मौसमी पवन प्रतिरूप आपूर्ति अस्थिरता का कारण बनते हैं तथा पीक सीजन के दौरान ग्रिड कटौती से लाभप्रदता कम हो जाती है। उच्च गुणवत्ता वाली साइटों की कमी। तो पवन ऊर्जा के दृष्टिकोण से अनुकूलतम स्थान पहले से ही अधिग्रहित है और जिसके कारण नई परियोजनाओं को कम व्यवहार्य क्षेत्रों में स्थापित करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। अनुमोदन में विलंब और नीतिगत अंतराल। पवन ऊर्जा परियोजनाओं को पर्यावरण, वन्यजीव और वन संबंधी मंजूरी प्राप्त करने में लंबे समय तक विलंब का सामना करना पड़ता है। लगातार वित्तीय प्रोत्साहन या दीर्घकालिक नीतियों का अभाव निवेशकों का विश्वास कम करता है। और अपतटीय पवन ऊर्जा की चुनौतियां। उच्च स्थापना लागत, उन्नत प्रौद्योगिकी की आवश्यकता और सीमित सरकारी समर्थन के कारण अपतटीय पवन ऊर्जा की क्षमता का अभी तक दोहन नहीं हो पाया। अब बात आती है नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत की क्या क्या पहले हैं। एक तो आप देखिए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम की बात हो रही है। और आप देखिए सौर पीवी मॉड्यूल के लिए पीएलआई योजना हो गई। और आप देखते हैं प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना हो गई, सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा पार्क मेगा सौर ऊर्जा हो गई, हरित ऊर्जा गलियारा योजना हो गई, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन हो गया। और आप देखेंगे कि राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम हो गया, राष्ट्रीय जैव ऊर्जा क्रम। नवीकरणीय ऊर्जा में एफडीआई की बातें भी होती हैं, ये भारत सरकार की तरफ से पहले की जा रही हैं। तो इतनी जानकारी तो आप लोग रख पाओगे कि नहीं रख पाओगे? रख पाओगे। अब आपके कोई सवाल हो मेरे लिए, सुधार और सुझाव हैं तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।